सोचिए कि 60 साल का एक बहुत ही लंबा इंतजार, मतलब एक ऐसी अदृश्य दीवार है जिसे तोड़ने की कोशिश में ना जाने कितनी पीढ़ियों के भारतीय एथलीट आए, अपना खून पसीना बहाया और बस टकरा कर खाली हाथ लौट गए। हाँ, 60 साल सच में एक बहुत बड़ा अरसा होता है। मतलब खेल की दुनिया में तो युग बदल जाते हैं इतने समय में। बिल्कुल, ऐसा लगने लगा था कि शायद वो मुकाम हमारे लिए बना ही नहीं है। और फिर अचानक से एक 20 साल का लड़का आता है और उस 60 साल पुरानी दीवार को सिर्फ अपने रैकेट से नहीं बल्कि अपने दिमाग की पूरी वायरिंग बदलकर एकदम चकनाचूर कर देता है। और जिस बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप की हम आज बात कर रहे हैं ना, वो कोई साधारण टूर्नामेंट नहीं है। एशियाई बैडमिंटन का मतलब ही है दुनिया के सबसे तेज, सबसे चुस्त और एकदम घातक खिलाड़ियों का अखाड़ा। सही कहा आपने। और आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे पास जो भी स्रोत और मैच के आंकड़े मौजूद हैं, उनके आधार पर हम इसी ऐतिहासिक सफर पर चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे हैं 20 वर्षीय भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी की। राइट। और हमारा मिशन सिर्फ ये गिनाना नहीं है कि उन्होंने कौन सा मेडल जीता या किनको हराया। हमारा असली मकसद उस शारीरिक, मानसिक और जो तकनीकी बदलाव है ना, हाँ, उसकी गहराई में उतरना है, जिसने इस जायंट स्लेंग यानी दिग्गजों को हराने वाले इस सिलसिले को हकीकत में बदला। बिल्कुल। ये मुझे एकदम किसी वीडियो गेम जैसा लगता है, जहां खिलाड़ी को लगातार सबसे मुश्किल बॉसेस को हराना होता है। तो चलिए अब इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो इस उपलब्धि की विशालता को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें उन ऐतिहासिक आंकड़ों को देखना होगा। 1965 में दिनेश खन्ना के बाद आयुष शेट्टी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर बन गया। वाओ, मतलब सीधे 1965 के बाद आई। एग्जैक्टली। और ये सफर कोई आसान ड्रॉ या किसी के वॉकओवर देने से नहीं बना है। उनके रास्ते में जो भी आया वो बैडमिंटन की दुनिया का एक बहुत बड़ा बॉस था। हाँ, मैंने वो आंकड़े देखे हैं। मतलब अंतिम मुकाबले तक पहुंचने के लिए उन्होंने पहले दुनिया के 7वें नंबर के खिलाड़ी ली शिफेंग को हराया। हाँ। उसके बाद नंबर 4 जोनाथन क्रिस्टी को मात दी और फिर सच में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कुनलावुत विद्यादर्शन को भी पछाड़ दिया। हाँ, ये बहुत ही अनरियल सा लगता है सुनने में। राइट। लेकिन यहीं पर मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। जब कोई इतना युवा खिलाड़ी जिसका पहले कोई इतना बड़ा रिकॉर्ड ना रहा हो, वो अचानक से दुनिया के नंबर 7, नंबर 4 और नंबर 1 को लगातार हरा दे, तो क्या इसे सिर्फ किस्मत कहा जा सकता है? क्योंकि दुनिया के नंबर 1 के सामने कोर्ट पर खड़े होना ही किसी भी नए खिलाड़ी के लिए बहुत खौफनाक हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उस हफ्ते बस शटल उनके मन मुताबिक गिर रही थी? देखिए, खेल में ना एक मैच जीतना किस्मत हो सकता है। मतलब हो सकता है कि विरोधी खिलाड़ी उस दिन फॉर्म में ना हो। पर अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो बैक टू बैक ऐसे दिग्गजों को हराने का एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न होता है। अच्छा, हाँ, जायंट स्लिंग कभी तुक्का नहीं होती। जब कोई खिलाड़ी ली शिफेंग जैसे बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी को हराता है ना, तो उसके शरीर में लैक्टिक एसिड का जो जमाव होता है वो अगले मैच में उसकी गति को धीमा कर देता है। हाँ, रिकवरी का टाइम ही कहाँ मिलता है। बिल्कुल। लेकिन आयुष ने हर मैच के साथ अपनी रफ्तार और अपनी सटीकता बढ़ाई है। ये किस्मत नहीं है, ये एक बहुत ही जटिल तकनीकी और मनोवैज्ञानिक तैयारी का नतीजा है। और इसी बात को साबित करने के लिए मुझे लगता है हमें उस सबसे अहम मुकाबले की चीर-फाड़ करनी होगी। मेरा मतलब है वर्ल्ड नंबर 1 कुनलावुत वितिदसन के खिलाफ जो मैच था। ओहो, वो मैच तो एकदम कमाल था। है ना? वो मैच एकदम थ्रिलर फिल्म की तरह था, जिसकी शुरुआत आयुष के लिए बहुत ही दर्दनाक होती है। आयुष पहला सेट 10-21 से बहुत बुरी तरह हार गए थे। हाँ, 10-21 एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है। बिल्कुल। हमारे सूत्रों के अनुसार वितिदसन ने कोर्ट पर जो डिसेप्शन यानी चकमा देने की कला का इस्तेमाल किया ना, उसने आयुष को पूरी तरह सुस्त कर दिया था। और पता है, डिसेप्शन सिर्फ हाथ की सफाई नहीं है, ये विरोधी के दिमाग को हाईजैक करने की कला है। बैडमिंटन में खिलाड़ी ना शटल को नहीं बल्कि विरोधी के शरीर की भाषा को पढ़ता है। मतलब बॉडी लैंग्वेज गेस करता है। एग्जैक्टली। वितिदर्शन का शरीर ऐसा दिखाता है कि वो एक बहुत तेज स्मैश मारने वाले हैं, तो आयुष का दिमाग उसी हिसाब से बचाव की तैयारी करता है। उनकी मांसपेशियां तन जाती हैं, लेकिन ऐन मौके पे वो शॉट बदल देते हैं। हाँ, ऐन मौके पे वितिदर्शन अपनी कलाई को धीमा कर देते हैं और शटल नेट के पास एकदम सॉफ्ट ड्रॉप की तरह गिरती है। अरे बाप रे, ये तो ऐसा हुआ कि कोई पूरी ताकत से ब्रेक लगा दे जब गाड़ी फुल स्पीड में हो। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। और यही वो चीज है जो सबसे ज्यादा थकाती है। कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ना उतना नहीं थकाता जितना एक दिशा में दौड़ते हुए अचानक रुककर दूसरी दिशा में मुड़ना।
हाँ, मोमेंटम एकदम से ब्रेक हो जाता है। से ज्यादा आपके नर्वस सिस्टम पर भयानक दबाव डालता है। 10-21 का जो स्कोर था वो कोई साधारण हार नहीं थी। आयुष शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी थक चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि शटल आ कहाँ रही है। और यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब कोई युवा खिलाड़ी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी से इस तरह बुरी तरह पिट रहा हो ना, तो अक्सर उसका हौसला वहीं टूट जाता है। हाँ, ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं मन ही मन। बिल्कुल। दूसरा सेट महज एक औपचारिकता रह जाता है, लेकिन दूसरे सेट में स्कोर आयुष के पक्ष में 20-19 तक पहुंच गया। ये वो बिंदु है जिसे हम लिटरली प्रेशर कुकर मोमेंट कहते हैं। एकदम, सिर्फ एक अंक और सेट आयुष का, या एक गलती और मैच हुए थे दर्शन का। और इतिहास गवाह है कि पुरानी चोटों और अनुभव की कमी के कारण ऐसे मौकों पर आयुष हमेशा एक सुरक्षित रास्ता चुनते थे। स्रोतों में बताया गया है कि वो कोशिश करते थे कि कोई गलती ना हो, शटल बस कोर्ट के अंदर रहे। हाँ, वो बस विरोधी की गलती का इंतजार करते थे। पर इस बार उन्होंने इंतजार नहीं किया। 2019 के उस बेहद तनावपूर्ण पल में बिना किसी हिचकिचाहट के आयुष ने शटल को सीधा और पूरी ताकत से नीचे की तरफ स्मैश कर दिया, बैंग्ड इट स्ट्रेट डाउन, और उन्होंने 21-19 से सेट जीत लिया। वाह! मतलब 10-21 से अपना माइंडसेट पूरी तरह रीसेट करना और फिर वो निडर स्मैश मारना, ये किसी भी आम खिलाड़ी की फितरत नहीं हो सकती। और इसी निडरता ने तीसरे सेट की नींव रखी। बिल्कुल सही कहा आपने। और तीसरे और निर्णायक सेट में जो हुआ ना, वो उस एक स्मैश का ही एक्सटेंशन था। आयुष ने 21-17 से वो सेट अपने नाम किया। क्या बात है! और इसका सबसे अहम पहलू ये था कि उन्होंने विदर्शन के उस मशहूर नेट प्ले और डिसेप्शन को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। जिस खिलाड़ी ने पहले सेट में उन्हें थकाया था ना, आयुष ने लंबी रैलियों में उलझाकर उसी खिलाड़ी के पैरों में सीसा भर दिया। मतलब उसी के गेम में उसको हरा दिया। एग्जैक्टली। उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ तेज नहीं खेल सकते, बल्कि वर्ल्ड नंबर 1 को स्टैमिना और धीरज में भी पछाड़ सकते हैं। लंबी रैलियों में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को थकाकर उसका हौसला तोड़ना, ये सुनने में बहुत प्रेरणादायक लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ हौसले से आप रैलियां नहीं जीत सकते। बिल्कुल नहीं। एक लेवल के बाद आपके फेफड़े जलने लगते हैं, टांगे जवाब दे देती हैं। इसे मुमकिन बनाने के लिए एक बेहद खतरनाक तकनीक और एक ऐसे मजबूत शारीरिक इंजन की जरूरत होती है जो कभी बंद ना हो। हाँ, फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। और स्रोतों में उनकी द साइथ खेलने की शैली का बहुत विस्तार से जिक्र है। उनकी इस तकनीक को किदाम्बी श्रीकांत की शैली से जोड़ा जा रहा है। हाँ, किदाम्बी श्रीकांत, वो अपने पीक पर जिस तरह से कोर्ट को कवर करते थे ना, वो एकदम अद्भुत था। आयुष के खेल में उसी शैली की झलक मिलती है, लेकिन एक बहुत ही आक्रामक अग्रेसिव बदलाव के साथ। आयुष का जो जंप स्मैश है, वो कोई साधारण शॉट नहीं है। वो हवा में छलांग लगाते हैं और लगभग 8 फीट की ऊंचाई से शटल पे प्रहार करते हैं। 8 फुट की ऊंचाई, बाप रे! इसकी पीछे का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। मतलब जब शटल इतनी ऊंचाई से हिट की जाती है, तो उसका जो नीचे की तरफ आने का एंगल है, वो बहुत ही तीखा हो जाता होगा। एकदम स्टैबिंग एंगल होता है। विरोधी खिलाड़ी के पास रिएक्शन देने के लिए सिर्फ मिलीसेकंड्स का समय बचता है। हाँ, क्योंकि शटल नेट को पार करते ही सीधा जमीन की तरफ गोता लगाती है। और उस प्रहार के तुरंत बाद आता है उनका दूसरा घातक हथियार, बैकहैंड साइथ। दरांती या साइथ एक औजार होता है ना, जिससे फसल काटी जाती है। हाँ, वो कर्व्ड वाला। राइट। जब आयुष बैकहैंड से नेट पर शॉट खेलते हैं, तो वो शटल को सीधा मारने के बजाय उसे इस तरह स्लाइस करते हैं मानो हवा में कुछ काट रहे हों। इस स्लाइसिंग की वजह से शटल पर एक बहुत अजीब सा स्पिन आ जाता है। तो मतलब सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि शटल जाएगी कहाँ। एग्जैक्टली। उसके गिरने की दिशा का अंदाजा लगाना लगभग असंभव हो जाता है। रुकिए, स्रोतों में एक और आंकड़ा है जो मेरा दिमाग घुमा रहा है। उनके स्मैश की गति 340 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। मतलब ये कोई मजाक है? 340 किलोमीटर प्रति घंटा तो एक फॉर्मूला 1 कार की टॉप स्पीड होती है। हाँ, सुनने में अनरियल लगता है। तो अब मेरा सवाल ये है कि मानव शरीर, खासकर एक कंधे और कोहनी का जोड़, इतनी रफ्तार का झटका कैसे झेल सकता है? हर बार स्मैश मारने पर तो उसे उखड़ जाना चाहिए। यहाँ जो सबसे रोचक बात है, वो ये है कि ये शरीर स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं कर सकता। इसे उस झटके को सहने के लिए हर दिन तैयार करना पड़ता है। और यही वो जगह है जहाँ आयुष के अतीत की एक बहुत बड़ी घटना सामने आती है। अच्छा। हाँ, कुछ समय पहले उन्हें पीठ की एक बहुत गंभीर चोट लगी थी।
एक ऐसी चोट जिसे उन्होंने महीनों तक अपने कोचेस से छुपा कर रखा था। पर मतलब एक प्रोफेशनल एथलीट अपनी चोट क्यों छुपाएगा? इससे तो करियर खत्म हो सकता है। डर की वजह से। ये एक असुरक्षा की भावना होती है कि अगर कोच को पता चल गया कि पीठ में दर्द है तो शायद टीम से बाहर कर दिया जाएगा, किसी और युवा खिलाड़ी को मौका मिल जाएगा। हाँ, कंपटीशन इतना है। राइट। ये डर खिलाड़ी से गलत फैसले करवाता है, जिससे चोट और भी गंभीर हो जाती है। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब आयुष को अपनी इस गलती का एहसास हुआ। और यहीं से मुझे लगता है उस फॉर्मूला 1 कार वाले एनालॉजी का असली मतलब समझ आता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर एक फॉर्मूला 1 कार को ठंडे इंजन के साथ सीधे 340 की स्पीड पर दौड़ाया जाए तो उसका इंजन फट जाएगा। कार को ट्रैक पर उतारने से पहले उसे घंटों तक प्री हीट किया जाता है ताकि जो धातु है वो फैल सके और दबाव सह सके। एकदम सही पकड़ा आपने। तो आयुष ने भी यही सिद्धांत अपनाया। स्रोतों के मुताबिक अब कोर्ट पर कदम रखने से पहले वो 105 मिनट का एक बेहद कड़ा रूटीन फॉलो करते हैं, 105 मिनट्स। जिसमें 45 मिनट का मोबिलिटी वार्म अप होता है और उसके बाद एक पूरे घंटे का मसल एक्टिवेशन सेशन। और मसल एक्टिवेशन का मतलब सिर्फ स्ट्रेचिंग करना नहीं होता है। ये नर्वस सिस्टम को जगाने की प्रक्रिया है। ये दिमाग और मांसपेशियों के बीच के सिग्नल को इतना तेज कर देना है कि जब 340 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्मैश मारने का कमांड दिमाग से निकले तो मांसपेशियां 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में रिएक्ट करें और जोड़ों को टूटने से बचा लें। बिल्कुल। और कोच सागर चोपड़ा ने इसी 105 मिनट की तैयारी को एक ऐसा इंजन करार दिया है जो एक हफ्ते में 5 हाई इंटेंसिटी मैचों का दबाव बिना टूटे झेल सकता है। वाह! चोट छुपाने वाले एक डरे हुए युवा से लेकर अपने शरीर की इस जटिल इंजीनियरिंग को समझने वाले एक परिपक्व एथलीट तक का ये सफर बहुत ही असाधारण है। लेकिन देखिए, एक मजबूत इंजन बना लेना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। उस इंजन को बिना किसी डर के पूरी ताकत से दौड़ाना दूसरी आधी लड़ाई है। बिल्कुल, माइंडसेट भी तो चाहिए हो। अगर आपके दिमाग में हार का या दर्द का खौफ है तो 20-19 के स्कोर पर आप वो विनिंग स्मैश नहीं मार सकते, और ये बिना मानसिक दृढ़ता के कभी संभव नहीं है। सही बात है। इसलिए हमारी इस चर्चा का जो सबसे गहरा और मुझे लगता है अंतिम पड़ाव है वो है आयुष का मानसिक बदलाव। स्रोतों में स्विस ओपन में हारने के बाद के एक बहुत ही अंधेरे दौर का जिक्र किया गया है। हाँ, वो दौर किसी भी एथलीट के लिए एक बुरे सपने जैसा होता है। स्विस ओपन की हार के बाद आयुष इतने हताश हो गए थे कि उन्होंने अपना रैकेट ही तोड़ दिया था और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। रैकेट तोड़ना न सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं होता, वो हताशा है। वो खुद से, अपनी कमियों से नफरत का एक पल होता है, जब एक खिलाड़ी को लगता है कि उसकी सारी शारीरिक मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन उस बंद कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने आज के इस जाइंट स्लेयर को जन्म दिया। आयुष ने एक ऐसा फैसला लिया जो आमतौर पर भारतीय खेल जगत में आसानी से नहीं लिया जाता। उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक से मदद मांगी। हमारे समाज में आज भी ये माना जाता है कि अगर आप एथलीट हैं, आपकी मांसपेशियां मजबूत हैं, तो आपका दिमाग तो अपने आप ही मजबूत होना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारे यहाँ। शरीर को ट्रेन करने के लिए जैसे एक फिजिकल कोच की जरूरत होती है ना, वैसे ही दिमाग की उलझनों, हार के डर और असुरक्षा को सुलझाने के लिए एक मनोवैज्ञानिक की बहुत जरूरत होती है। बिल्कुल। आयुष का ये कदम उठाना उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। इस मानसिक बदलाव ने उनके सोचने का नजरिया ही पलट दिया। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब कोच चोपड़ा कहते हैं कि आयुष का ये रूप फियरलेस भारतीय खिलाड़ी के पुनर्जन्म का प्रतीक है, तो वो किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि अब ड्रॉ में सामने कौन है, चाहे वो दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी ही क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मनोवैज्ञानिक के साथ काम करने के बाद आयुष ने ये सीख लिया कि विरोधी खिलाड़ी के कद या उसके रैंक से खौफ खाने के बजाय सिर्फ उस पल पर, उस एक शटल पर ध्यान कैसे केंद्रित करना है, फोकस कैसे करना है। राइट। स्विस ओपन के बाद का वो अंधेरा कमरा और कुल्लावुत विदितसरण के खिलाफ 20-19 पर मारा गया वो बेखौफ स्मैश, इन दोनों के बीच की जो कड़ी है ना, वो यही मानसिक दृढ़ता है। ये सच में एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी तस्वीर पेश करता है। चलिए इस पूरे सफर को एक बार हम समेटते हैं। हमने एक ऐसे 20 साल के लड़के की कहानी देखी जो शुरुआत में अपनी चोटों को दुनिया और अपने कोचेस से छुपाता था। जो एक हार मिलने पर हताश होकर खुद को बंद कर लेता था और अपना गुस्सा रैकेट पर निकालता था। लेकिन फिर उसने अपनी कमियों को पहचाना। उसने 105 मिनट का वो अदृश्य शारीरिक रूटीन अपनाया जो उसके शरीर को फौलाद बनाता है। बिल्कुल। और एक मनोवैज्ञानिक की मदद से अपने दिमाग से हार के डर को हमेशा के लिए मिटा दिया।
और इसी प्रक्रिया ने उसे 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाला एक फियरलेस जायंट स्लेयर बना दिया। और ये कहानी सिर्फ एक कोर्ट या एक खेल के मैदान तक सीमित रहने वाली नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें जो सिद्धांत हैं वो इंसानी दिमाग और शरीर की क्षमताओं का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इस सफर से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि असली तैयारी कभी भी परफॉर्मेंस के समय नहीं होती। चाहे आपको एक बहुत ही जटिल कॉर्पोरेट मीटिंग की तैयारी करनी हो, किसी नई कला को सीखना हो या लाइफ की किसी बड़ी चुनौती का सामना करना हो, वो 105 मिनट का अदृश्य वार्म अप और पर्दे के पीछे की वो मानसिक तैयारी ही तय करती है कि नतीजे क्या होंगे। एग्जैक्टली। सफलता की नींव हमेशा उन अंधेरे कमरों में, बिना किसी दर्शक के किए गए थका देने वाले प्रयासों में और अपने डरों को स्वीकार करने में रखी जाती है। बहुत ही सही बात कही आपने। और इस चर्चा को विराम देने से पहले इन स्रोतों से निकला एक ऐसा गहरा विचार छोड़ना मैं आवश्यक समझती हूँ, जो शायद सीधे तौर पर बैडमिंटन से न जुड़ा हो, लेकिन इस कहानी की आत्मा है। हमने देखा कि कैसे एक 20 साल का युवा महज एक मनोवैज्ञानिक की थोड़ी सी मदद से हार, दर्द और खौफ के प्रति अपने पूरे नजरिए को बदल सकता है। इस बात को सोचकर श्रोताओं के लिए एक सवाल जहन में उठता है, ऐसी कितनी अदृश्य रुकावटें हैं, कितनी पुरानी चोटें और कितने भारी बोझ हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महज इसलिए ढोते रहते हैं क्योंकि हमने सही समय पर किसी सही इंसान से मदद मांगने की हिम्मत नहीं की। बहुत ही गहरा सवाल है ये। शायद हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल बॉस हमारे सामने खड़ा कोई प्रतिद्वंदी या कोई मुश्किल हालात नहीं है, बल्कि वो खौफ है जो हमें ये कहने से रोकता है कि मुझे मदद चाहिए। एक बार अगर वो खौफ टूट जाए ना, तो फिर 60 साल पुरानी दीवारें भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाती।